क्रीमिया अब रूस के लिए मौत का जाल बन गया है। यह प्रायद्वीप जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने 10 साल पहले विजय घोष के साथ कब्जा कर लिया था, रूसी दुनिया का पवित्र मंदिर, एक अजेय विमानवाहक पोत बताया जाता था। लेकिन आज यह बहुप्रशंसित रणनीतिक गढ़ चुपचाप और दर्दनाक रूप से अंदर से दम तोड़ रहा है। 17 अक्टूबर 2025 को इतिहास में इस पतन के निर्णायक मोड़ के रूप में अंकित किया गया। उस रात यूक्रेनी लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों ने एक बार फिर रूसी वायु रक्षा नेटवर्क को भेद दिया, जो छेदों से भरा हुआ था। हवार्डेस्क और करायण गांवों में स्थित दो बड़े तेल डिपो पर सटीक हमले किए गए। रात के आसमान को जगमगाने वाले इन विस्फोटों ने न केवल टनों ईंधन को वाष्पीकृत कर दिया, बल्कि रूसी सेना की आखिरी बची हुई गतिशीलता को भी नष्ट कर दिया। हालांकि यह हमला शुरुआत नहीं बल्कि अंतिम कार्रवाई थी। यह ऑपरेशन 6 से 13 अक्टूबर के बीच फियोदोसिया के विशाल ईंधन टर्मिनल पर हुए विनाशकारी हमले का ही एक और हिस्सा था। उपग्रह चित्रों और नासा के फायरमेस हीट मैप्स ने पुष्टि की कि कम से कम 11 विशाल ईंधन टैंक घंटों तक जलती हुई मशालों में बदल गए थे, जिससे यह सुविधा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। फियोदोसिया से उठता काला धुआं वास्तव में एक बड़े रणनीतिक जाल के पहले चरण के पूरा होने का संकेत था। 17 अक्टूबर को दूसरा दौर एक सर्जिकल ऑपरेशन था, जिसने क्रीमिया में रूसी सेना की आखिरी बची हुई रसद लाइनों को भी काट दिया। इन हमलों के बाद टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ट्रक चल नहीं पा रहे थे और युद्धपोत बंदरगाह से बाहर नहीं जा पा रहे थे। यूक्रेन की महीनों से सावधानीपूर्वक बनाई गई गला घोंटने की योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। योजना क्रीमिया में एक भी सैनिक भेजने की नहीं थी, बल्कि क्रीमिया को अंदर मौजूद रूसी सैन्य टुकड़ी के लिए रसद की दृष्टि से अव्यावहारिक बनाने की थी। उन्होंने सेना के जीवित रहने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत तत्वों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करके यह उपलब्धि हासिल की। इनमें से पहला तत्व ईंधन था। फियोदोसिया का तेल डिपो कोई प्रतीकात्मक लक्ष्य नहीं था, बल्कि पूरे प्रायद्वीप के लिए रसद केंद्र था। इस सुविधा से निकलने वाले डीजल और गैसोलीन ने दक्षिणी मोर्चे पर रूसी टैंकों के ट्रैक को ऊर्जा प्रदान की, आपूर्ति ट्रकों के काफिलों को चलाया और काला सागर बेड़े के उन दयनीय अवशेषों के इंजनों को चालू रखा जो नोवोरोसियस्क तक नहीं पहुंच सके। हालांकि 6 और 13 अक्टूबर के बीच यूक्रेन के हमलों ने इस विशाल बुनियादी ढांचे को तुरंत ही पंगु बना दिया। नासा के एफिरेमेस उपग्रह प्रणाली से प्राप्त ऊष्मा संकेतों से पता चला कि आग एक ही बिंदु तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के टैंकों तक फैल गई, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। यह सिर्फ एक तेल डिपो का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे प्रायद्वीप की परिचालन क्षमताओं का पूर्ण रूप से ठप हो जाना था। योजना का दूसरा और शायद सबसे कम ध्यान दिया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गोला बारूद की आपूर्ति बंद करना था। क्रीमिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि आपूर्ति मार्गों में से एक जपोरिजिया से होकर गुजरने वाला रेलवे कॉरिडोर लगभग 2 महीनों से पूरी तरह से बंद है। हालांकि यह व्यवधान केवल एक सामान्य रेल खराबी नहीं है। 12 अगस्त 2025 को इसी लाइन पर एक सटीक हमले में गोला बारूद से लदी एक विशाल रूसी ट्रेन टकरा गई थी। विस्फोट के बाद पटरियों पर पलटे हुए डिब्बों, विस्फोटित गोला बारूद और मुड़े हुए स्टील का एक कबाड़खाना बन गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद रूस इस मलबे को साफ करने में असमर्थ रहा है। न तो पर्याप्त क्रेन है, न तकनीकी टीमें, न ही संगठनात्मक सजगता। क्रेमलिन की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता का पतन इतना गहरा है कि वह इस साधारण सफाई अभियान का भी जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह सिर्फ एक रेल दुर्घटना नहीं है, बल्कि राज्यतंत्र की विफलता है। ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि रूसी सैन्य व्यवस्था कितनी कमजोर है। एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद इसमें ठीक होने की शक्ति कैसे नहीं रहती। यह लाइन न केवल 152 मिमी तोपखाने के गोला बारूद और ग्रैड रॉकेट, बल्कि नए टैंक, बख्तरबंद वाहन और आपूर्ति काफिले को मोर्चे तक पहुंचाने वाली एकमात्र सड़क थी। कोई विकल्प नहीं था। क्रीमिया तक जमीनी पहुंच प्रदान करने वाला दूसरा पुल आर्मीनस्क पर बना पुल था। हालांकि यह पुल भी यूक्रेन द्वारा दागे गए उच्च सटीक गोला बारूद से प्रभावित होकर अनुपयोगी हो गया था। खास तौर पर उस पुल ने कुर्सन मोर्चे से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों और आपूर्ति काफिलों को क्रीमिया में वापस आने में मदद की। अब वह दरवाजा बंद कर दिया गया है। क्रीमिया में रूसी सेना का बाहरी दुनिया से जमीनी संपर्क लगभग पूरी तरह टूट चुका है। गोला बारूद के भंडार सीमित हैं, ईंधन टैंकरों पर हमले हुए हैं और गोला बारूद की खेप रोक दी गई है। जमीनी संपर्क का एकमात्र रास्ता केर्च ब्रिज ही बचा है, जिसे पुतिन ने अरबों डॉलर की लागत से बनवाया था और जिसे सदी की परियोजना बताया गया था।
हालांकि यूक्रेन ने धैर्यपूर्वक इस गौरवशाली स्मारक को रूस की सबसे बड़ी शर्मिंदगी में बदलने का काम किया। जुलाई 2023 में समुद्री ड्रोन द्वारा पुल को पहली बार निशाना बनाना न केवल संरचनात्मक रूप से कमजोर करने वाला था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सीमा भी पार कर गया। विस्फोटों ने पुल के सहायक बीमों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हफ्तों तक यातायात बाधित रहा। पहली बार रूसी लोगों ने अपनी स्क्रीन पर एक ऐसी संरचना को आग की लपटों में जलते देखा जिसे वे अछूत मानते थे। यह हमला मॉस्को द्वारा अपने प्रतीकों के इर्द गिर्द बनाए गए निरंकुश शासन में पहली दरार थी। यूक्रेन ने पुल को नष्ट करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके विपरीत इसने धीरे धीरे संरचना की मूलभूत अखंडता को कमजोर कर दिया। विभिन्न सहायक स्तंभों, संपर्क बिंदुओं और प्रबलित कंक्रीट बीमों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए। प्रत्येक हमले के बाद रूस ने तुरंत मरम्मत दल भेजे, संरचना को स्टील से मजबूत किया और वेल्डिंग मशीनों से दिन रात काम किया। लेकिन प्रत्येक वेल्ड वास्तव में एक दहशत का संकेत था, जो दर्शाता था कि संरचना ढहने के कितने करीब थी। यूक्रेन का लक्ष्य स्पष्ट था, केर्च ब्रिज को न केवल भौतिक रूप से बल्कि रसद और रणनीतिक रूप से भी अनुपयोगी बनाना। और अंततः क्रेमलिन भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सका। 2025 की गर्मियों में कब्जे वाले प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पुल अब 5 टन से अधिक वजन वाले वाहनों को नहीं ले जा सकेगा। इस फैसले का तकनीकी नाम अस्थायी प्रतिबंध था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असली नाम पुल की विफलता था। फिर भी यूक्रेन ने पुल बनाने की अपनी योजनाएं बेरोकटोक जारी रखीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लंबी दूरी और तेजी से शक्तिशाली होते थर्मोबैरिक विस्फोटकों से लैस यूक्रेन के मैगुरा V5 नौसैनिक ड्रोनों ने इस पुल को अपना अंतिम लक्ष्य बनाया। ये ड्रोन कम लागत वाले, उच्च प्रभाव वाले खतरे हैं जिनका रूसी सिद्धांत जवाब नहीं दे सकता। पुल की वायु रक्षा कमजोर हो गई है क्योंकि इन्हें प्रदान करने वाले बेड़े के जहाज या तो डूब गए हैं या भाग गए हैं। केर्च जलडमरूमध्य अब मागुरा झुंडों का शिकारगाह बन गया है। पुल पर एक समन्वित हमला जाल का दरवाजा बंद कर देगा और क्रीमिया को आधिकारिक तौर पर एक द्वीपीय जेल में बदल देगा। न ईंधन, न गोला बारूद और बहुत जल्द कोई रास्ता नहीं। यही वह क्षण है जब यूक्रेन की सैन्य प्रतिभा रूस की सैन्य दुर्दशा से टकराएगी। घेराबंदी पूरी हो चुकी है। और हाँ, यह घेराबंदी रातों रात नहीं हुई। यह महीनों तक चले सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित अभियानों का अनिवार्य परिणाम है, जिसने क्रेमलिन के सबसे बुनियादी सैन्य सिद्धांतों में से एक को ध्वस्त कर दिया। क्रीमिया किले का मिथक। 2014 के आक्रमण के बाद से व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को न केवल एक विजित क्षेत्र के रूप में बल्कि काला सागर के बीचों बीच एक न डूबने वाले विमानवाहक पोत के रूप में प्रचारित किया है। यह भूमध्य सागर और मध्य पूर्व तक फैली रूसी शक्ति का एक मजबूत खंजर बनने वाला था। S-400 बैटरियों, उन्नत रडार प्रणालियों, कैलिबर मिसाइलों से लदे फ्रिगेट और हजारों सैनिकों से भरा यह प्रायद्वीप एक अभेद्य किला था। यूक्रेन की असम्मित, धैर्यवान और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ रणनीति के सामने यह सिद्धांत राख में मिल गया। इस सिद्धांत को पहले दिन से ही कमजोर कर दिया गया। इस सिद्धांत के पतन का पहला कदम रूसी काला सागर बेड़े का व्यवस्थित रूप से शिकार करना था। यूक्रेन, एक आधुनिक नौसेना विहीन देश, ने रूसी बेड़े को निशाना बनाया जो कागज पर विशाल दिखता था। सबसे पहले प्रमुख जहाज मोस्कवा को 2 नेपच्यून मिसाइलों ने काला सागर के गहरे पानी में डुबो दिया। इसका मतलब था बेड़े की वायु रक्षा छतरी का ढह जाना। फिर यूक्रेनी खुफिया और विशेष बलों ने रूसी बड़े लैंडिंग जहाज़ों को एक एक करके मार गिराया। सारातोव बंदरगाह में लंगर डाले हुए क्षतिग्रस्त हो गया। मिन्स्क सेवस्तोपोल की एक सूखी गोदी में मरम्मत के लायक नहीं रहा। और अंत में नोवोचेरकस्क, जो उपग्रह चित्रों में फियोदोसिया बंदरगाह में एक विशाल आग के गोले के रूप में दिखाई दिया। ये 3 विशाल जहाज सिर्फ हजारों सैनिकों को ही नहीं ले जा रहे थे। ये क्रीमिया की समुद्री आपूर्ति और रूस के लिए जल थल थल खतरे की कुंजी थे। इनके विनाश ने रूस की क्रीमिया को समुद्री रास्ते से आपूर्ति करने की क्षमता को नष्ट कर दिया। हर प्रहार न डूबने वाले विमानवाहक पोत के मिथक के डेक में एक कील ठोकने जैसा था। सैद्धांतिक पतन का दूसरा और ज्यादा अपमानजनक मामला किले से घबराकर पीछे हटना था। रूसी बेड़ा अब सेवस्तोपोल स्थित अपने मुख्य अड्डे, जिसे अभेद्य किला कहा जाता है, में सुरक्षित नहीं था। यूक्रेन के गुप्त नौसैनिक ड्रोन और ब्रिटिश फ्रांसीसी स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइलों ने सेवस्तोपोल बंदरगाह को सचमुच नर्क बना दिया था। बेड़े के कमांड सेंटर पर हमला हुआ था, यहाँ तक कि बंदरगाह में पनडुब्बियों की भी तलाश की जा रही थी।
और आखिरकार वही हुआ जो होना ही था। काला सागर बेड़े के जो भी बचे खुचे सदस्य थे, वे अपने मुख्य गढ़ सेवस्तोपोल से घबराकर भागने को मजबूर हो गए। इन जहाज़ों ने सैकड़ों मील पूर्व में रूसी मुख्य भूमि के बंदरगाह नोवोरोसिस्क में शरण ली। यह क्रेमलिन द्वारा इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि रूस ने पश्चिमी काला सागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन छोड़ दिया है और किला क्रीमिया सिद्धांत प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। यदि कोई किला अपनी नौसेना की रक्षा नहीं कर सकता, तो वह किला नहीं बल्कि एक लक्ष्य बन जाता है। रूस ने क्रीमिया की रक्षा करने की अपनी क्षमता खो दी है और उसे अपना बेड़ा भी खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि केर्च ब्रिज इतना असुरक्षित क्यों था। वह बेड़ा जो पुल को हवा और समुद्र से बचाने वाला था, अब वहां नहीं है। और ये दोनों घटनाएं हमें एक ऐसे मुकाम पर ले जाती हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। अब जाल पूरी तरह से बिछा हुआ है। जैसा कि जनरल यागुन ने भी जोर दिया, समीकरण अब बेहद आसान है। जब केर्च ब्रिज पर हमला होगा और वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो रूस के पास क्रीमिया को आपूर्ति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्योंकि जो लैंडिंग जहाज यह विकल्प प्रदान करते हुए अब काला सागर की तलहटी में हैं। रूस अपनी अक्षमता और यूक्रेन की चतुर योजना के कारण क्रीमिया को समुद्री मार्ग से पुनः आपूर्ति करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो चुका है। जब पुल टूट जाएगा तो पुनः आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो आज इस त्रिचरणीय गला घोंटने की योजना का रणनीतिक महत्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सेवानिवृत्त अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस दे सकते हैं, जिन्होंने शुरू से ही इस रणनीति की वकालत की है। होजेस ने बार बार कहा है कि क्रीमिया पर फिर से कब्जा करने का रास्ता खूनी ज़मीनी हमले से नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हज़ारों लोग हताहत होंगे, बल्कि प्रायद्वीप को रूसी सेनाओं के लिए असहनीय बनाकर है। आज हम देखते हैं कि होजेस की रणनीतिक दूरदर्शिता शब्दशः सच साबित हुई है। सैन्य शब्दावली में निर्वासनीय शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति से है जहां किसी स्थान की रक्षा करने वहां रहने की लागत उससे होने वाले लाभों से कहीं अधिक हो, जिसका अर्थ है कि सैन्य उपस्थिति अब कोई मायने नहीं रखती। क्रीमिया उस सीमा को पार कर चुका है। इसका रणनीतिक परिणाम यही है। प्रायद्वीप अब प्रचार पोस्टरों पर दिखाए जाने वाले भव्य किले जैसा नहीं रहा। यह एक विशाल मौत का जाल बन गया है, जहां न ईंधन है न गोला बारूद, और इसका एकमात्र बचने का रास्ता किसी भी क्षण बंद होने वाला है। अंदर फंसे हजारों रूसी सैनिक अब सेना नहीं बल्कि बंधकों का एक समूह हैं। फियोदोसिया में लगी आग के साथ उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है और उनके तोप के गोले जापोरिजिया में मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। यह किसी भी सेना पर आने वाली सबसे बड़ी विपत्ति है। हार इसलिए नहीं कि उसके पास लड़ने की ताकत थी, बल्कि इसलिए कि उसने लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो दी है। यह कोई सैन्य हार नहीं बल्कि सैन्य विनाश है। यह समझने के लिए कि यह गला घोंटने वाला अभियान कितना गहरा और स्तरित था, हमें न केवल मुख्य धमनियों को देखना होगा बल्कि रूसियों की आखिरी सांसों यानी उन केशिकाओं को भी देखना होगा। जब रूसी कमान को पता चला कि मुख्य रेलवे लाइन काट दी गई है, तो उन्होंने बेचैनी से विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। हालांकि यूक्रेन हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहा है। अग्रिम मोर्चों से मिली पुष्ट रिपोर्टों के अनुसार यहां तक कि रूस द्वारा माध्यमिक लाइनों, खासकर यूरोगिना और टोकमक के बीच की छोटी बैकअप लाइनों पर धकेली जा रही ईंधन गाड़ियों का भी व्यवस्थित रूप से शिकार किया जा रहा है। ये शिकारी महंगी ATACMS मिसाइलें नहीं हैं। ये थर्मल विजन FPV ड्रोन हैं जो यूक्रेन की तकनीकी विषमता का प्रतीक हैं और रात में शिकार करते हैं। जमीनी स्तर पर इस स्थिति का असर सैन्य विश्लेषकों के अनुसार ऑपरेशनल ठहराव है, लेकिन यह कोई अस्थायी विराम नहीं है। यह एक स्थायी गतिरोध है। क्रीमिया में रूसी कमांडर अब अगले हमले या बचाव की योजना नहीं बना रहे हैं। वे इस बात का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किस कमांड वाहन को ईंधन की आखिरी बूंदें देनी हैं, अपनी आखिरी गोलियां किस स्थिति में भेजनी हैं। यह किसी सेना का प्रबंधन नहीं बल्कि मलबे का प्रबंधन है। ये पूरी तरह से रसद की घुटन सिर्फ टैंकों और जहाज़ों को ही नहीं रोकती, बल्कि क्रीमिया में फंसे हर रूसी सैनिक के मन और इच्छा शक्ति पर सीधा अंतिम प्रहार है। यह मोर्चे पर क्रूर वास्तविकता है। ईंधन के बिना एक T-72 टैंक एक महंगे धातु के ताबूत से ज्यादा कुछ नहीं है। गोला बारूद के बिना एक तोपखाना बैटरी एक खामोश स्मारक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सेना जो जानती है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, कि उसे कमांड स्ट्रक्चर ने छोड़ दिया है, कि वह एक जाल में फंस गई है, वह लड़ती नहीं है। यह दहशत में बिखर जाता है। फियोदोसिया में हुए विस्फोट ने न सिर्फ एक डिपो को नष्ट कर दिया, बल्कि हजारों सैनिकों की आखिरी उम्मीद भी नष्ट कर दी। यह एक सैन्य पतन की रूपरेखा है।
आइए गहराई से जानें। जापोरिजिया रेलवे लाइन का मलबा 2 महीने से साफ न होने से जमीन पर तैनात सैनिकों को क्या संदेश जाता है? इससे उन्हें पता चलता है कि आपकी कमान को आपकी परवाह नहीं है। आपकी कमान अक्षम है। आपकी कमान के पास मलबे को साफ करने की इंजीनियरिंग क्षमता भी नहीं है। यह राज्य के दिवालियेपन का सबसे ठोस और सबसे जंग लगा हुआ उदाहरण है। यह मलबा रूसी सेना के एक जर्जर स्मारक के रूप में वहां खड़ा है। जमीन पर तैनात सैनिक अब मास्को के आदेशों पर नहीं बल्कि यूक्रेनी एफपीवी ड्रोनों की गड़गड़ाहट पर ध्यान दे रहे हैं। मनोबल शून्य से नीचे गिर गया है। क्रीमिया में सैन्य छावनी का मनोबल उसकी आपूर्ति लाइनों से भी तेजी से गिर रहा है। व्यापक परिदृश्य में देखें तो हम जो देख रहे हैं वह एक महान रणनीति की जीत है जो सामरिक सफलताओं की एक श्रृंखला से कहीं आगे है। वर्षों पहले जब बेन हॉजेस जैसे रणनीतिकारों ने पश्चिम को बताया था कि क्रीमिया युद्ध की कुंजी है तो कई लोग संशय में थे। उस समय हॉजेस का लक्ष्य सरल था, क्रीमिया को अलग थलग कर दो और रूसी काला सागर बेड़े को प्रायद्वीप पर निहत्था छोड़ दो। रूसी सत्ता के दक्षिणी हिस्से को तोड़ने और पुतिन की ब्लैकमेल मशीन को खामोश करने का यही एकमात्र तरीका था। आज फियोदोसिया पर हमले के साथ यह रणनीति आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। वर्षों के धैर्यपूर्ण प्रयासों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यूक्रेन ने पहले क्रीमिया की वायु रक्षा और राडार को नष्ट कर दिया, फिर उसकी नौसेना पर हमला करके उसने किले को निहत्था कर दिया और अब पिछली 3 चालों के साथ उसने सैन्य शहमात हासिल कर ली है। तो आप क्या सोचते हैं, क्रीमिया में रूसी सेनाएं कब तक टिक पाएंगी और क्या यह सैन्य पतन पुतिन शासन के अंत को और तेज कर देगा? अपनी बहुमूल्य राय और विश्लेषण हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे स्वतंत्र विश्लेषण का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।